दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप सबको पता है कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक नहीं दो दफ़ा, 2004 से लेके कब तक, 2014 तक। दो उनके 5 ईयर्स के टेन्योर हैं, लेकिन उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं। और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो इंडिया की इकॉनमी का जो चेहरा बदला है। और आज अगर इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो अचीवमेंट्स की हैं, उसमें उन रिफॉर्म्स को क्रेडिट जाता है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंट्रोड्यूस की। उनका चंद दिन पहले इंतकाल हुआ है और उसके हवाले से डिस्कशन करने के लिए मेरे पास हैं ट्रैक्स स्टूडियो में एज यूजुअल डॉक्टर अथर मंसूर सर। वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो। थैंक यू विकास। और आज जो ये वीडियो है, इसमें हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी को डिफरेंट एंगल से डिस्कस करेंगे। एक एंगल मैंने बता दिया है, अब डॉक्टर अथर के पास भी कुछ है आपको बताने के लिए। व्यूअर्स यस, पहले तो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो अचीवमेंट्स हैं इकोनॉमिक्स की फील्ड में, क्योंकि उनको आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 90s में, अर्ली 90s में नरसिम्हा राव ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिससे इंडिया एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रजेक्टरी पर एक सफ़र उसका इंडिया का स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा जो आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि विकास हमें मनमोहन सिंह पे एक बनी हुई मूवी है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसके हवाले से भी हमें व्यूअर्स को एनलाइटन करेंगे कि उस मूवी में क्या बात हुई है मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी के हवाले से। सो आज की वीडियो में एक थ्योरेटिकल साइड है, एक उनकी जो रिफॉर्म्स की साइड है उसके ऊपर हम लाइट डालेंगे, और एक दूसरे लेंस जो वीडियो का लेंस है, मूवी का लेंस है, उससे भी हम मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही है विकास? जी सर, ऐसा ही है। तो आज हम दोनों डिस्कसेंट हैं, ना मैं एंकर हूँ ना सर गेस्ट हैं। वी बोथ आर एंकर, वी बोथ आर गेस्ट। राइट सर, आप ये बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को के क्रेडिट पे क्या है, मतलब उनको वो सबसे डिफरेंट हैं, स्टैंड आउट कर जाते हैं। इंडिया के इतने प्राइम मिनिस्टर आए गए, इतने फाइनेंस मिनिस्टर आए और गए, लेकिन मनमोहन सिंह में व्हाट इज स्पेशल अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह? उनके बारे में क्या खास बात है जो आप बता सकें? बिल्कुल ठीक। देखिए व्यूअर्स, मनमोहन सिंह की जो ये डेथ हुई है 92 ईयर्स की एज पे, इसको इंडिया बड़ा हैवीली मोन कर रहा है। और उसकी वजह यही है कि मनमोहन सिंह ने एक बड़ी रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग लेगेसी छोड़ी है इन टर्म्स ऑफ जो इकोनॉमिक्स का उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया पे उनका इम्पैक्ट है, जो उन्होंने रिफॉर्म्स और जो मेजर्स लिए वो इतने लॉन्ग रन इंडिया की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साबित हुए हैं कि आज इंडिया उनके लिए बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहा है। सो अगर मनमोहन सिंह को इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आर्किटेक्ट कहा जाए तो ये एक गलत नहीं होगी, एग्जैजरेशन नहीं। उन्होंने ऐसा किया क्या? यस, सो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मनमोहन सिंह की कंट्रीब्यूशन एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी रही इंडिया में अर्ली 1990s में। जैसे कि मैंने पहले बताया, नरसिम्हा राव ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद जो दो उनकी टर्म्स हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, वो भी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। मनमोहन सिंह की जो पर्सनैलिटी है वो एक हम्बल पर्सनैलिटी के तौर पे जाने जाते थे फॉर हिज अटमोस्ट ह्यूमिलिटी एंड एकेडमिक ब्रिलियंस। डॉक्टर थे, पीएचडी थे, और बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे इंडिया में सर्व किया। फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, और इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी, IMF में भी सर्व कर चुके हैं। तो मनमोहन सिंह की यहाँ से जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस गेन किए, उन्होंने उनको अप्लाई किया इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और उससे फिर इंडिया की जो इकोनॉमी का जो आपने बताया चेहरा वो या फेस जो था वो बदल गया, और इंडिया ट्रांजिशन कर गया इनटू अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी फ्रॉम अ सोशलिस्ट इकोनॉमी 1990s, जिसको वो राशन कार्ड इकोनॉमी कहते थे, और जो ज्यादा इन्फ्लुएंस थी यूएसएसआर मॉडल से। अच्छा, सोवियत मॉडल, क्योंकि इंडिया अलाय भी रहा सोवियत यूनियन का बहुत अरसे तक, तो और ट्रेडिंग पार्टनर भी था, तो उनसे बहुत ज्यादा। और प्राइम मिनिस्टर नेहरू भी सोशलिस्ट लेगेसी को बड़ा प्रमोट करते थे,
जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू। एब्सोल्युटली, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी भी एक सोशलिस्ट इंक्लिनेशन और टेंडेंसीज थी। खैर, कमिंग बैक टू मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इंडियन इकोनॉमी को दुनिया के साथ इंटीग्रेट करने के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है, लिबरलाइज करने में बहुत बड़ा रोल है। और इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट एक्टर्स या प्राइवेट एंटरप्राइजेस की जो एक थ्राइव करने के लिए एक कंडीशंस को पैदा करना था, वो उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो सबसे पहले जो मनमोहन सिंह ने, हम अगर थोड़ी सी मैं इनको क्रोनोलॉजिकली डिस्कस करूं, तो जो 1990s की जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, अर्ली 1990s की, उसमें सबसे पहले जो हमें देखने की ज़रूरत है वो ये है कि इंडिया उस वक्त एक सीवियर क्राइसिस का शिकार था। एक तो मैंने आपको बताया यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई, और यूएसएसआर 1991 में उससे एक इंडिया को एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग जो पार्टनर था, सेटबैक मिला, उसका सेटबैक मिला। और बहुत सारी चीज़ें जो थी इंडिया को, फॉर एग्जांपल एक्सेस टू चीप ऑयल या रॉ मटेरियल जो था, वो इंडिया को खोना पड़ा, इंडिया को डेप्रिवेशन का सामना करना पड़ा, बिकॉज यूएसएसआर उस वक्त डिसइंटीग्रेट कर गया और वो उस कंडीशन में नहीं था कि इंडिया के साथ ट्रेड को उस तरह कंटिन्यू कर सके। तो उस वक्त मनमोहन सिंह ने जो 1991 में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, वो 3 मेजर रिफॉर्म्स थे। सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो था डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन। सो व्हाट ही डिड इन जुलाई 1991, that he pledged around 47 tons, roughly 47 tons of gold with Bank of England and Bank of Japan to raise $400 million to overcome the immediate economic crisis. कि उस वक्त क्राइसिस क्या था? क्राइसिस उस वक्त था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उस वक्त क्राइसिस था डिविंडलिंग या जो मैसिव रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था, और हाई इन्फ्लेशन का। यानी ये जो गिरती हुई उनकी जो है ना तरसीलात थी, रेमिटेंसेस जो थी ना, रेमिटेंसेस की वजह भी थी, और ओवरऑल इंडिया क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं थी, तो उससे अर्न भी नहीं कर रहा। ठीक, अर्न इंडिया जो था इंपोर्ट ड्रिवन थी तब। यस, और इंडिया इंटीग्रेटेड नहीं था ना ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, राइट। तो इतना अच्छे तरीके से जब आप इंटीग्रेट ना हो तो आपकी ट्रेड नहीं होती। तो उस वक्त इन्होंने जब प्लेज किया अराउंड 46 to 47 टन्स ऑफ गोल्ड विद बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, सो उससे इनको एक वो मिला, एक $400 मिलियन का एक्सेस मिला, जिससे इमीडिएट जो अर्जेंट क्राइसिस थे वो ओवरकम हुए। सेकंड, इन्होंने डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी की। आपको पता है डिवैल्यूएशन करने से आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं या कमोडिटीज होती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में चीपर हो जाती हैं, क्योंकि अगेंस्ट किसी आपने फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट डिवैल्यू की ना, और यूजुअली डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है, डॉलर इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी है, तो जब आपने उसकी डिवैल्यूएशन की तो इंडियन गुड्स जो हैं वो चीपर हो गई इंटरनेशनली, और इससे इंडिया की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिला, इंडिया की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिला। दूसरा, इन्होंने एक और चीज़ भी उस वक्त की, तीसरी चीज़ वो ये थी कि इंपोर्ट टैरिफ्स की रिडक्शन की, और सोशलिस्ट जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको इन्होंने डिसमेंटल किया। जैसे लाइसेंस, वो मैं आगे बताता हूँ। लाइसेंस राज था जिसको उन्होंने डिसमेंटल किया। तो उससे फिर ये हुआ कि फॉरेन ट्रेड जो था वो खुली इंडिया की, और इंडिया की जो इंटीग्रेशन थी वो इकोनॉमी के साथ हुई, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हुई। सेकंड जो चीज़ इन्होंने की वो की, इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स थे, और उसके अंदर इन्होंने लाइसेंस राज को रिमूव। ये लाइसेंस राज था क्या? लाइसेंस राज मैं बताता हूँ क्या है। 24 जुलाई 1991 को इन्होंने जो लाइसेंस राज था उसकी एबॉलिश किया, उसको खत्म किया। लाइसेंस राज क्या था कि प्रीवियसली, उससे पहले 24 जुलाई 1991 से पहले जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको ऑपरेशंस के लिए, एक्सपेंशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होते, एनओसी टाइप चाहिए होता था लाइसेंस। गवर्नमेंट की जब तक अप्रूवल नहीं मिलेंगे तो वो ना एक्सपैंड कर सकते थे, ना प्रोड्यूस कर सकते थे, ना ऑपरेट कर सकते थे। यानी स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था स्टेट का, जो सोशलिस्ट टेंडेंसी थी। इन्होंने उसको डीरेगुलेट किया, और लाइसेंस राज को एबॉलिश करके इन्होंने जो पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज थी उनका नंबर 17 से रिड्यूस करके 8 कर दिया। यानी कि तकरीबन 9 के करीब इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट सेक्टर भी जिनमें फ्लरिश कर सकता था, इन्वेस्टमेंट्स कर सकता था। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस आना शुरू हुई, इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हुई, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जॉब क्रिएशन शुरू हुई।
ये इनकी सेकंड बड़ी कंट्रीब्यूशन थी एज फाइनेंस मिनिस्टर। और थर्ड जो इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो थी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। इन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए, कि जो क्रेडिट देने का तरीका था, जो बैंक्स की लेंडिंग थी, वो फ्रीयर हो गई, ईजियर हो गई, कन्वीनियंट हो गई। इसके अलावा जो बैंक ब्रांचेस थी उनके लाइसेंसेस जो इशू करते थे, जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स थी, उनको ईज़ किया, उनको उनके जो ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उनको कम किया, और इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो डीरेगुलेट किए। और फाइनली इन्होंने एक कंपेटिटिव और एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम की फाउंडेशन रखी मनमोहन सिंह ने। ये थी इनकी कंट्रीब्यूशन एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन अर्ली 1990s। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर जब इन्होंने 2 टर्म्स की 5 ईयर्स की, राइट, तो उस वक्त ये क्या चेंज लेकर आए? जी अच्छा, देखें ये जो इनकी पॉलिसी थी, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने बताया अट्रैक्ट हुई, एक्सपोर्ट्स बूस्ट हुई, जॉब्स क्रिएट हुई, और मिलियंस ऑफ इंडियंस जो थे वो पावर्टी से या जो गुर्बत की लकीर थी उससे बाहर आना शुरू हुए। मिलियंस ऑफ इंडियंस जो एज अ प्राइम मिनिस्टर भी इनकी जो स्टेप्स थे वो भी बड़े, आई थिंक बड़े कमेंडेबल हैं, और उन्होंने भी इंडिया को बहुत और फिर मूवी भी बनी थी हॉलीवुड मूवी की की तरह स्लम डॉग मिलियनियर, वो अलग से थी, वो अलग थी, वो पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेट करती, वो पॉवर्टी जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज ऑन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, दैट इज द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यस, खैर इन्होंने जो एज अ प्राइम मिनिस्टर जो इनकी कंट्रीब्यूशन है उसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो इन्होंने 2005 में जो इनका फर्स्ट टर्म था उसमें इंट्रोड्यूस किया, और उसके जरिए इन्होंने गारंटी किया 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एनुअली टू रूरल हाउसहोल्ड्स, जिससे पावर्टी और अंडर एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में एड्रेस हुई। सेकंड, इन्होंने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, अच्छा, और राइट टू एजुकेशन एक्ट वो इंट्रोड्यूस कराए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था उससे लोगों को गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन थी उस तक एक्सेस मिला सिटीजन्स को, और राइट टू एजुकेशन एक्ट से 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे थे इंडिया में उनके लिए एजुकेशन को कंपलसरी करार दिया गया। तो मनमोहन सिंह बेसिकली आई वुड से कि एक डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट थे। उनका एक्सपीरियंस विद आरबीआई, विद आईएमएफ एंड प्लानिंग कमीशन उनको काम आया। उनकी थ्योरेटिकल एकेडमिक नॉलेज को उसने सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट किया कि वो इंडिया को एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे चढ़ा सकें। और इंडिया इज़, एज यू नो, इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ पोजिशनड एज पर गोल्डमैन सैक्स प्रेडिक्शन टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी by 2075. So India is genuinely mourning the death of a legendary economist, their legendary finance minister and a great prime minister. तो विकास, मेरा ख्याल है अब मैंने काफ़ी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कॉन्ट्रीब्यूशंस बता दी। आप ज़रा हमें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि व्हाट हैपेंड इन दैट मूवी। अच्छा सर, उस मूवी पे आने से पहले मैं व्यूअर्स को एक बात क्लियर कर दूं, हमारा जो एक सीरीज़ है लर्न आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू मूवीज, ये हमने करनी तो उस कैटेगरी में थी, लेकिन आज क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन की डेथ हुई है तो हम इसको इसमें क्लब करके कर रहे हैं। जो लास्ट हमारी वीडियो है जो हमने किया था वो थी मद्रास कैफे पे, और उसमें मद्रास कैफे को मैं एक्सप्लेन करना रह गया था तो मैं फौरन क्विकली कर देता हूँ। मद्रास कैफे एक रेस्टोरेंट होता है जो सिंगापुर में होता है। वहां पर क्या होता है कि जो तमिल रेबल्स लीडर्स होते हैं जिनको फॉरेन फंडिंग जारी होती है फॉर सर्टेन पॉलिटिकल एंड रीजनल गेन्स बाय द वेस्टर्न पीपल और मास्टर्स, जिनको इकोनॉमिक हिटमैन भी कहा जाता है, उनकी मीटिंग्स वहां हुआ करती थी मद्रास कैफे में। तो इसलिए मूवी का नाम मद्रास कैफे, मतलब पता चले लोग ढूंढना शुरू कर दें मद्रास में जाके कोई कैफे, तो मद्रास कैफे। तो मूवी जरूर देखें मद्रास कैफे। लेकिन अब आते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि पहले बुक आई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 2014 में। ये बुक लिखी है संजया भारू ने। संजय भारू पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे 2004 से 2008 तक। तो इन्होंने जो 2014 में अपनी बुक पब्लिश की वो इनकी मेमोयर है, यादगार है कि इनके 4 साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ इंडिया में एज मीडिया एडवाइजर कैसे गुजरे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ।
और उसका इन अ नटशेल बुक का थीम ये है कि एक्सीडेंटल क्यों कहा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, यानी ही वॉज नॉट इन द रेस, इन द रन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। जो गांधी फैमिली है, जिसका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, पूरे साउथ एशिया में है। तो ये उसका एक जो है ना इजहार है इंडियन नेशनल कांग्रेस बजाते खुद। तो ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, इंदिरा गांधी जो थी, मिस सोनिया गांधी, राइट, उन्होंने अवॉइड किया कि वो खुद या उनके बेटे प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि उससे पहले वो अपना हस्बैंड खो चुकी थी, ठीक है, और उससे पहले उनकी जो सास थी इंदिरा गांधी, उनकी भी तो डेथ हो चुकी थी। तो ये एक ब्लडी लेगेसी भी थी। उन्होंने, शरीफ आदमी है, एकेडमिक है, पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए इनको चुन लिया। और प्लस उनके जहन में कहीं ना कहीं था कि इकोनॉमिक्स का हमें बंदा चाहिए जो आगे लेके जाए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस एज ए फाइनेंस मिनिस्टर तो देखी जा चुकी होती थी। अब क्या होता है कि मूवी आती है 2019 में विद द सेम टाइटल, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। पहले बुक आती है, फिर मूवी आती है। तो इस मूवी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो रोल प्ले किया है अनुपम खेर, सभी उन्हें जानते हैं, और दूसरा जो कैरेक्टर है संजय बारू, ये रोल प्ले किया है अक्षय खन्ना जो विनोद खन्ना के बेटे हैं। और इस मूवी में दिखाया यह जाता है कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में, पीएमओ में जो बैठती है, यानी उर्फ आम में इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, उसकी परफॉर्मेंस, इन्फ्लुएंस और रोल क्या है इंडियन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर। इस मूवी में यह भी दिखाया गया है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो बेचारा स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड या पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखता, शरीफ इंसान है, मिडिल क्लास से ऊपर आया है, ठीक है, इंग्लैंड से पढ़ चुका है, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है, लेकिन उसको क्यों यूज किया जाता है एज प्राइम मिनिस्टर? यानी डायरेक्शन सारी सोनिया गांधी की होती थी और उसको इंप्लीमेंट किसका फेस कर रहा होता था? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो इस मूवी और इसका जो बुक का थ्रस्ट है वो इसी पे है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो जो कुछ करना चाहते थे ना, वो पूरी तरह कर नहीं पाते थे इस पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से। तो मूवी बेसिकली दिखाती ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर बेचारा कितना हेल्पलेस है जो हादसाती तौर पे आ जाता है, और इस चीज ने इंडिया के अंदर कंट्रोवर्सी भी जनरेट की। बट अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में फिल्म प्रोड्यूसर्स ऐसे कंटेंट को लेते हैं बनाने के लिए, डायरेक्ट करते हैं जिससे कंट्रोवर्सी जनरेट, उससे मार्केटिंग अच्छी हो जाती है राइट। तो अब इसमें मैं क्विकली एक दो बातें और बताता चलूं। इस मूवी में दिखाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की डेथ हो जाती है। अब ये तो ठीक है, इंडिया का एक एस्टैब्लिश ट्रेडिशन हो चुका है कि उनके यहाँ कोई भी साबिक वजीर आजम की डेथ हो तो उस पर सब इकट्ठे होते हैं पार्टी डिफरेंसेस के साइड पे रख के। अब हमें तो ये नजर आता है स्क्रीन पे, लेकिन स्क्रीन के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा होता है, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो कि बज़ाहिर बहुत डिफेमिंग या गिरी हुई या बेहुदा होती हैं। ये मूवी में दिखाया गया है, राइट, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लोग चाहे तो मूवी देख सकते हैं। तो उस पर बेचारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी अच्छा नहीं लगता और संजय बारू को भी अच्छा नहीं लगता, बट ये दोनों ही अपने अपने हिसाब से हेल्पलेस हुए होते हैं। संजय बारू के बारे में मैं बता दूं, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, मीडिया एडवाइजर तो रहे हैं, लेकिन ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में जियो इकोनॉमिक्स चेयर को भी हेड कर चुके हुए हैं। राइट। अब इसके क्लाइमेक्स की तरफ आते हैं मूवी के। मैं एक बात मूवी के अंदर से कोट करना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह का दौर वो दौर था जब इंडो पाक कॉम्पोजिट डायलॉग मुशर्रफ और मनमोहन सिंह रिजीम्स के दरमियान चल रहा था, और उसमें इनवाइट भी किया गया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कि आप आए, हम आपको विजिट कराएंगे आपका गांव। क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का ताल्लुक जेहलम के, डिस्ट्रिक्ट जेहलम के एक गांव जो ब्रिटिश इंडिया का डिस्ट्रिक्ट जेहलम था, गांव का नाम था गाह। अब आज का जो पाकिस्तान है चकवाल में, वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल में, बट गांव वही है। राइट। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी चाहते थे कि वो विजिट करें, बट जो इंट्री केसेस हैं, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, साउथ ब्लॉक, उनके फॉरेन ऑफिस जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कहा जाता है, और जो इंडियन पार्टी पॉलिटिक्स है, जैसे मूवी में एक डायलॉग होता है, कश्मीर का मसला आप हल कर देंगे तो फिर इनका जो बेटा है अभी वो क्या करेगा, मुझे ये मूवी का एक डायलॉग है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर
जो है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक एडवाइस देता है, सर आपने ना मुशर्रफ टाइम का जब जिक्र करना है ना तो डायलॉग या कश्मीर का जिक्र नहीं करना। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो कि अनुपम खेर होता है वो उसे झाड़ पे लाता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे पता है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, जस्ट गिव मी द फैक्ट्स, आगे मुझे पता है कि क्या बोलना है। Right. तो अब यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ नैब है, आपको पता ही है नैब को एक अजीब से कंट्रोवर्सी के तौर पे ही देखा जा रहा होता है, तो उनके यहाँ उनकी ब्यूरोक्रेसी का एक कैरेक्टर मूवी में दिखाया जाता है कि वो किस तरह थ्रेट करता है पॉलिटिशियंस को। वो सिर्फ इतना कहता है किसी पार्टी मीटिंग में, आई हैव अ फाइल ऑन यू, राइट। तो अब देखिए साउथ एशियन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें काफी सारी ना चीजें कनेक्ट भी कर रही होती हैं, बट मूवी ऐसी है कि अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आप अपनी पलक नहीं झपक सकेंगे जब तक मूवी खत्म नहीं हो जाती। Right. तो इस मूवी को जरूर देखें, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मतलब मैंने जितने मेमोयर देखे हैं, एक 13 डेज हॉलीवुड का और जो बॉलीवुड है उसमें जो बायोग्राफी या आप बीती वाली जो फिल्म होती है उसमें सबसे अच्छी मुझे यही लगी है। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये मूवी और ये बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और उनकी की हुई रिफॉर्म्स हमेशा उन्हें जिंदा रखेंगी। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि आज हमारी ये जो वीडियो थी इसके ज़रिए हमने मनमोहन सिंह को उनकी लाइफ को किस तरह व्यूअर्स के लिए अप्रिशिएट करते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इट्स अ टोकन ऑफ ट्रिब्यूट। यस, उनको ट्रिब्यूट दिया है, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स साउथ एशिया, इंडिया इन पर्टिकुलर और साउथ एशियन रीजन के लिए, वो हमने अप्रिशिएट की हैं। और इस तरह के लीडर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं नेशंस की हिस्ट्री में। और मनमोहन सिंह की जो कंट्रीब्यूशन रहेगी इंडिया को एक सस्टेन्ड लॉन्ग रन इकोनॉमिक जायंट बनाने के लिए, वो नाकाबिल फरामोश है। The legacy will continue. The legacy will continue. So viewers, thank you for watching this video. Stay tuned for more. Join Tracks.